वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो टाइम टेबल वर्किंग प्रोफेशनल्स का होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या सिलेबस के ऊपर आपको कितना फोकस करना है और अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बैंक पीओ एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो या फिर वो आईपीएस का एग्ज़ाम हो या किसी भी अदर एग्ज़ाम्स हो, तो मैं सब एग्ज़ाम्स की यहाँ पर बात करूँगा। क्लरिकल के लिए आपको कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए किन किन चीज़ों पर फोकस करना होगा। एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना कि हम जितने भी लोग हैं, हम सब के पास में एक समान प्रतिभा तो नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप देखते हैं कि आपकी कम्युनिटी में डिफरेंट लोग होते हैं, तो कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी भी तरीके का होता है, लेकिन अपने आप को अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हो तो वो केवल आप ही कर सकते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा प्लान बताना चाहूँगा कि आप अपनी जॉब के साथ में किस तरीके से स्टडी के टच में रहकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखते होगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें से सिलेक्शन जो है वो दोनों कैंडिडेट्स के होते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके भी सिलेक्शंस होते हैं और दोस्तों जो रेगुलर बेसिस पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी सिलेक्शन होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसमें भी एक क्वालिटी होती है। अब ऐसे आपने फॉर्म भर दिया, डायरेक्टली तुक्के मार के चले आए तो पेपर क्वालिफाई कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने थोड़े एफर्ट्स बताए हैं और आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि आप एक अलग लेवल पर हैं, एक जो एस्पायरेंट्स होता है और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, दोनों के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आप चीज़ों को स्मार्टली कर सकते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, कोई भी अगर बंदा ऐसा है जो एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, जैसे कि इन्फोसिस में, विप्रो में, तो ऑब्वियसली उसके मन में एक इच्छा ये रहती होगी कि काश मैं बैंक पीओ बन जाऊं। या फिर जो लोग प्राइवेट टीचिंग की जॉब कर रहे हैं उनके पास, या फिर जो अदर वर्क करते हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो और आपके पास जो मैक्सिमम जॉब आवर्स होते हैं वो 8 आवर्स के ही होते हैं, ठीक है, 8 घंटे की आपकी जॉब होती है। अगर मैं मानूं कि ट्रैवलिंग टाइम आप लगभग 1 से 2 घंटे का आपका ट्रैवलिंग टाइम निकल जाता है, तो मतलब 10 घंटे आप अपने यहाँ पर डिवोट कर देते हो। अब आपके पास में 24 आवर का केवल टाइम होता है, जिसमें आपके 10 घंटे तो इधर चले जाते हैं ऑफिस के वर्क में। ओके, इसके बाद आप ये ध्यान रखना कि अगर कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना तो दोस्तों ज़रूरी होती है। अब 8 घंटे की नहीं तो कुछ लोग 6 से 7 घंटे में यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन इतना मैं नहीं कहूँगा कि आप 5 घंटे की नींद लो, क्योंकि 10 घंटे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, फिर स्टडी भी करोगे तो आप एक जेन्युइन, मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा, 8 घंटे कम से कम सो। तो अब आपने कितने टाइम निकाल दिया, यहाँ पर 18 घंटे निकाल दिया। अब आपके पास में जो रिमेनिंग टाइम बचा है वो कितना बचा है, 6 घंटे का बचा हुआ है। अब दोस्तों इस 6 घंटे में आपको कम से कम 50% टाइम जो है वो अपने स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा। 3 घंटे, ये मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर डेज की। लेकिन जब आपके सैटरडे और संडे की बात होगी तो आप यहाँ पर अपना ट्रिपल टाइम भी निकाल सकते हैं। मतलब कि सैटरडे और संडे में से कुछ लोगों का प्लान बनता है कहीं बाहर जाने का, कोई भी रैंडम प्लान बन गया, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़े से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो केवल सैटरडे और संडे में आप अपने पूरे वीक को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। वीडियो के एंड तक में मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर मैनेज करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले आज का जो एजेंडा है इसमें हम 5-6 चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे कि अब सबसे पहले कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वो अपने आप को कैसे टेस्ट करेगी, क्या वो एग्जाम के लिए अपियर कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखो, मुझे ये पता है कि अगर आपके पास में 2 साल 1 साल का आपने जॉब किया हुआ है तो एक आपका एटीट्यूड अपना अलग होता है, आप कुछ चीज़ों को स्मार्टली कर सकते हैं, एक आपके पास कम्युनिकेशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप क्या करें कि कोई भी प्रीवियस ईयर का एक बैंक एग्जाम का पेपर उठाएं। यहाँ पर मैं केवल बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो सारे आपके कवर हो सकते हैं। तो आप क्या करें, किसी भी बैंक पीओ या क्लर्क का पेपर उठाओ और एक बार उसको सॉल्व करो। ये देखो कि आपकी बेसिक अप्रोच कितनी, आपके अंदर माइंड कितना लगकर आप उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों 200 नंबर का आपका पेपर होता है तो इसके ऊपर मैं अभी बहुत ही डिटेल्ड में बात करने वाला हूँ। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कि आपको सिलेबस और मटेरियल पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो मैं अभी यहाँ पर जिक्र करूँगा कि आपको अपना कस्टम टाइम टेबल बनाना होगा, क्योंकि ये हर दिन वेरी करता रहेगा। ओके, इसके लिए क्या क्या फंडे अपनाने की ज़रूरत है, और मैनेजमेंट जो है वो आपका स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे अभी। और प्रैक्टिस करने के क्या फ़ायदे हैं, प्रैक्टिस करनी कैसे है, रिवीजन कैसे करना है, और न्यूज़पेपर से तो आपका 50% पेपर कवर हो जाएगा, वो कैसे होगा उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैंने आपको एक मॉक देने के लिए क्यों कहा। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी आप जिस पोजीशन पर हैं
तो अगर आप एक 200 नंबर का टेस्ट देते हैं तो इस टेस्ट में क्या है कि आपके 4-5 सेक्शन होते हैं। जैसे आपका एक मैथ का सेक्शन होता है जो क्वांट होता है, एक आपका रीजनिंग का होता है। देखो रीजनिंग में कोई भी 100% ये क्या है, माइंड बेस्ड है, लॉजिकल है, ठीक है। अगर आपका दिमाग बहुत तेज चलता है तो आप 100% रीजनिंग को सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैथ में क्या है, कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ती है। ओके, रीजनिंग में भी फार्मूले बन जाते हैं, क्योंकि अगर हमें स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो पजल का आया, उसको आप भी बना लोगे, लेकिन एक कैंडिडेट और है जो रेगुलर एस्पायरेंट्स है और वो चीज़ों को कर रहा है, उसको स्मार्ट अप्रोच पता है, तो आप उसको 20 मिनट में बनाते हो और वो उसको 5 मिनट में बनाता है, 4 से 5 मिनट में। तो यही फ़र्क रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम करते हैं तो हमें तब पता चल पाता है कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से यहाँ पर मूव करना होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप मैथ दोगे, रीजनिंग दोगे और एक आप अपना इंग्लिश का पेपर दोगे, ठीक है, तो देखो इन 3 चीज़ों के ऊपर आपको किस तरह से करना है। देखो इंग्लिश तो आपकी 100% आप कवर कर सकते हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक अप्रोच से। इसके लिए आप ये देखो कि देखो ग्रामर का रोल रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लॉजिकल कनेक्शन किस तरह से चीज़ों के बीच में बना पा रहे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्किल्स और ये हैबिट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि हम इंग्लिश के लिए किस तरह से करेंगे वो मैं बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर बात करूँगा। इंग्लिश में क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। एक पोर्शन आपका हो जाता है जनरल अवेयरनेस का और बैंकिंग एंड फाइनेंस का। तो वो क्या है कि जनरल अवेयरनेस आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। एक मंथली मैगजीन ले लो और उसको आप ऑफिस टाइम पर भी कभी खाली बैठे हुए तो उस पर अंडरलाइन करके पेजेस को पढ़ के, या फिर कुछ ऐसे एंड्रॉयड ऐप है उनकी हेल्प से आप कर सकते हो। देखो जनरल अवेयरनेस के लिए तैयारी के लिए मैं आपको बहुत सॉलिड चीज़ें बता दूंगा। ये मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप 400 पेजेस की बुक को उठाओ करो, उससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, लेकिन आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब अगर आप एक IT गए हैं तो जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसमें बेसिक फंडामेंटल पूछा आता है। तो एक बुक आती है, पतली सी बुक होती है, लगभग 200 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के उसमें दिए होते हैं। तो अगर आप उसको बना लेते हो तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा। मैं उसकी भी बात कर लूँगा, ठीक है। देखो अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा एक लाइट वे में लेकर चलेंगे, हम अगर ये सोचेंगे कि यार RS अग्रवाल में तो 200 पेज हैं, या फिर एक बुक में तो 500-600 पेज है, मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, इतना बड़ा सिलेबस है। माना कि सिलेबस जरूर है लेकिन क्वेश्चन 200 आने हैं, तो हम उन 200 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि सिलेबस से हमें इतना कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक राइट अप्रोच तो आपको लगाने से पहले एक बार व्यू तो देखना होगा। तो उसी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सेकंड जो पॉइंट हमारा है, तो आप ये ध्यान रखना कि आप एक मॉक देते हो तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं, व्हाट्स योर एक्चुअल पोजीशन इन द सिस्टम। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आप मॉक दे लो और उसके बाद आप एनालाइज खुद करो कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, मुझे कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो तो सबसे पहले उसका सिलेबस जो है वो आप समझ लो। मोस्ट ऑफ द बैंक एग्जाम्स इनके सिलेबस बिल्कुल सेम रहते हैं। क्वांट में केवल एग्जाम का लेवल और पैटर्न, 2 चीज़ें केवल चेंज होती हैं, बाकी सब कुछ आपका एक जैसा रहता है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप सिलेबस और आपको मटेरियल उससे रिलेटेड पता रहेगा तो आप क्या है कि आसानी से चीज़ों को पिक कर सकते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ पहले बनानी है। पेपर में ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा आता है तो मुझे वो चीज़ पहले बनानी है। ओके, तीसरा वाला फंडा मैं आपको बताऊं कि जो आप टाइम टेबल, देखो मैं आपको केवल ये बता सकता हूं कि आपको कितने घंटे आप निकाल कर इस एग्जाम के लिए जरूरी हैं, क्योंकि तभी आप एक अच्छा स्कोर वहां पर ला पाएंगे। अब आपको टाइम कैसे अपना मैनेज करना है वो आपको खुद से करना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शिफ्ट वेरी करती है। ओके, अब जैसे कुछ लोग होंगे कि जो शिफ्ट में काम करते होंगे 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की किसी की शिफ्ट होती होगी, 8 to 10 तक की, तो वो लोग अपने टाइम को कैसे निकाल सकते हैं, टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ये चीज़ें आपके ऊपर वेरी करेंगी। तो आप टाइमिंग खुद से सेट करो अपनी। लेकिन मैंने बता दिया कि एक दिन में आप लगभग 2 to 3 आवर्स का टाइम निकाल लो और अपने मोबाइल को थोड़ा एक्टिव रखो और अपने मोबाइल से अपनी स्टडी को डिजिटलाइज कर लो, ताकि आप ट्रेवलिंग करते टाइम भी इस इन्वायरमेंट में सेट अपने आप को महसूस करें। ये 2-3 चीज़ें आप यहाँ पर समझो। ओके, तो ये चीज़ जरूरी है। कस्टम टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से बनाना होगा, क्योंकि आपका वेरी करेगा। ओके, तीसरी चीज़ क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब देखो वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैं केवल एक वीक की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब जैसे क्या हुआ कि एक वीक आपके पास, देखो एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हैं तो 3 to 4 मंथ के बाद एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। IBPS PO का जो एग्ज़ाम आपका आएगा या IBPS क्लर्क आएगा, उसके लिए लगभग आपके पास में 4 मंथ का टाइम है, 3 to 4 मंथ का, ठीक है। क्लरिकल के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम है, उसके बाद एसओ के लिए थोड़ा और ज़्यादा टाइम है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। लेकिन अब 3 एग्जाम दे सकते हैं, एक IBPS PO, एक क्लर्क और एक एसओ। बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर दोस्तों अभी आप हैं। अगर आप अभी से कुछ चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो एक ना एक एग्जाम आपका हिट करेगा। ओके,
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपका 1 वीक का टाइम है और आपने क्या किया कि लगातार मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपने अपने शेड्यूल को टाइट करा और आपके पास सैटरडे और संडे का टाइम बचता है जिसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। 10 घंटे की जॉब आपकी होती है तो मैं मानता हूँ 10 घंटे आप डिवोट मत करो, लगभग 4 घंटे 5 घंटे तो कर दो, ठीक है। और 4-5 घंटे आप कर दे रहे हो तो आप अपने ये मंडे टू फ्राइडे के बीच का टाइमिंग जो है वो सैटरडे और संडे में कवर कर ले रहे हो। अब आपने क्या करा, किसी भी वीक शेड्यूल आपने लो कर दिया, आपने इस चीज़ों को स्किप कर दिया और आपका ये मिस हो गया, तो आपने जो पढ़ा हुआ है दोस्तों ये आपका बेकार चला जाएगा। अगर आपने साथ में इन दोनों रिवीजन भी कर लिया पूरे वीक का, देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट जो है वो आप अपना खुद से बनाएं और आप अपने आप को एक एक्टिव परफॉर्मर की तरह ट्रीट करें। आप ये मत सोचें कि यार मैं तो ऐसे ही भर दिया है फॉर्म, दो जो होगा देखा जाएगा, ये बिल्कुल मत सोचो। अगर आपने वहाँ पर 600 रुपये पे कर रहे हो फॉर्म भरने के लिए, थोड़े से एफर्ट लगाओ और कंसिस्टेंट करो चीज़ों को, आपको मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और रिवीजन का क्या फंडा है। देखो जितनी ज़्यादा आप लोग तैयारी करते हो कि सिलेबस पढ़ लिया आपने, क्वेश्चंस बना लिए, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस और रिवीजन इनका क्या रोल है। देखो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, जैसे मैं यही कहूँगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो रोज़ तो एक टेस्ट 2 घंटे का नहीं दे पाएंगे, लेकिन अल्टरनेट डे पर दोस्तों एक टेस्ट दे लो और एक दिन उस टेस्ट का असेसमेंट कर लो कि क्वेश्चन गलती कहाँ पर हुई। लेकिन जो ये टेस्ट वाला प्रोसेस है ये आप तब कर सकते हो जब आपको क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे, और क्वेश्चंस बनाने तब आएंगे जब आप कुछ चीज़ों को एक सेट ऑफ वे में फॉलो करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप मैथ्स किस तरीके से पढ़ोगे, रीजनिंग किस तरह से करनी है और कितना कितना टाइम लगाना है इस पर, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सारी चीज़ें अभी मैं इस वीडियो के बाद इस सेशन में ही सिलेबस भी डिस्कस करूंगा तो उसमें बताऊंगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस और रिवीजन ये दोनों चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और साथ में रिवीजन भी करना है, ताकि मेरा जो पुराना पढ़ा हुआ है वो मेरा कवर में रहे। अब देखो जो आजकल IBPS और SBI के पैटर्न क्या चले हैं, कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स की मैं अगर बात करूं, IBPS SBI या फिर कुछ LIC या फिर NICL AO वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, तो उसमें भी प्रीलिम्स और मेंस हो रहा है। तो इंटरव्यू जो है वो केवल PO में होता है, ओके। तो क्लर्क बेस्ड में इंटरव्यू नहीं होता, केवल प्रीलिम्स और मेंस दो और उसके बाद आप अपनी मेरिट के हिसाब से जॉब ले लो, ठीक है। प्रीलिम्स का पैटर्न बहुत ही आसान है, एक जैसा ही होता है। मेंस दोस्तों मोस्ट टफेस्ट हो गया आजकल, ऐसा क्यों हो गया है उसकी भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम IBPS और SBI की बात करें तो इसका जो आप ये देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या है, उसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग पूछा आता है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं, और 35 और 35 का आपका क्वांट और रीजनिंग होता है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग ये आपका 35-35 का होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि लगभग जो कट ऑफ है वो भी आपकी 50 के आसपास भी चली जाती है, कुछ पेपर में 54, 53 भी चली जाती है और कहीं कहीं पर 47 भी चली जाती है, मतलब मान के चलो लेस देन 60 कट ऑफ आपकी रहती है जनरली। तो अटैम्प्ट जो है लोग 70 बना कर आते हैं तब उनके इतने अटैम्प्ट आ पाते हैं, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है उसने 50 बनाए, ये मैं जनरल बेस्ड यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि आप कैटेगरी में है, SC ST में है तो आपके लिए इतने मार्क्स लाने होंगे, ऐसा नहीं है। ये जनरल में लेवल बिल्कुल जनरल लेकर चल रहा हूँ। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि मुझे इंग्लिश में काफ़ी अच्छा करके आना है, क्योंकि दोस्तों आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका एक अलग एटीट्यूड होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होगा, आपका PD अलग होगा। तो आप ये देखें कि आप न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपका वोकैब सेक्शन कितना स्ट्रांग है, तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर वहाँ पर ऑब्वियसली कर लेंगे। क्वांट और रीजनिंग में आपको सिलेक्शन करना होगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक को निकालना है ताकि मैं इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लूँ, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है केवल। ये आपका एग्जाम है क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, ठीक है, मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। अब आ जाते हैं मेंस के पैटर्न पर। देखो मेंस में क्या है कि आप केवल अभी ये वाला पोर्शन समझिए, आप अभी ये मत देखें कि ये 50-40 ये तो नंबर मैरी करेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा। अब IBPS और SBI जो है वो कुछ कुछ इस पैटर्न पर पूछ रहे हैं, वो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टाइम देते हैं, मतलब कि जैसे आपने रीजनिंग का लिया, आपका रीजनिंग के लिए वो आपको टाइम जो देंगे वो 40 मिनट का टाइम देंगे, 40 मिनट तक आपकी ये विंडो ओपन रहेगी। ऑनलाइन टेस्ट में इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे और 40 मिनट में आपको वो बनाना होगा। उसके बाद आपकी विंडो खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, फिर आप दूसरे सेक्शन पर आ जाएंगे। तो मुझे ये देखना है कि बेटे जो है मेंस में ये नंबर जुड़ेंगे तो रीजनिंग भी पूछेगा, इंग्लिश भी पूछाएगा। प्रीलिम्स और मेंस में जो इंग्लिश का सिलेबस है वो लगभग 80% सेम रहता है, कुछ चीज़ें मेंस में नहीं ऐड हो जाती हैं।
क्वांट में भी कुछ चीज़ें दोस्तों एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको जो यहाँ पर सिलेबस बताऊंगा वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हिट करेगा। अब जनरल अवेयरनेस, इसमें बैंकिंग का भी रोल होता है, करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल होता है, तो ये चीज़ें न्यूज़पेपर से हो जाती हैं। और बाकी कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर में क्या पूछा जाता है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो मेरा कुछ मेंस का पैटर्न इस तरीके से आपके एग्जाम्स में रहेगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये माइंड में ध्यान रखना कि हमें तुक्के नहीं लगाने, हमें 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब दोस्तों आपको एग्जाम की रेस में बने रहने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। देखो, मैंने आपको बताया कि 2 घंटे तो आपको रेगुलर बेसिस पर 2 to 3 आवर्स दे दो। अगर आप दोस्तों 4 घंटे दे सकते हो यार, वेल एंड गुड है। ये आपके डिपेंड करेगा कि आपके वर्किंग टाइम्स कितना है। आपका जिस दिन हाफ डे हो जाए उस दिन आप ज़्यादा टाइम दे दो, जिस दिन कोई छुट्टी हो जाए उस दिन ज़्यादा टाइम दे दो। तो इन चीज़ों के ऊपर आप रहोगे। एक चीज़ ध्यान रखो कि अपने आप को हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मर की तरह ट्रीट करो। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि यार मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया है, मेरा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर आप इस रेस में बने रहोगे, अपने आप को डेडिकेटेड एस्पिरेंट समझोगे और चीज़ों के पीछे लगे रहोगे, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को एक बार, जब आप एक बार एक पूरी साइकिल को रिपीट कर दोगे, मतलब कि एक बार एक एग्ज़ाम देकर आओगे और पूरे सिलेबस को निपटा लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो अगली बार जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें क्या है कि आप उन चीज़ों को लगभग 1 महीने में ही ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि आप एक बार चीज़ों को कर चुके हो। फिर आपके की नोट्स रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ऐप कुछ हैं, मार्केट में कुछ वेबसाइट्स हैं, इनका आप अपने फ्री टाइम में यूज़ कर सकते हो। तो यार कम से कम 20% आपकी प्रिपरेशन जो है ये लास्ट वाली लाइन से ही हो जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसमें लिखा है ना, यूज़ द राइट यूज़ ऑफ एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट वाइल योर फ्री टाइम। जब आपका फ्री टाइम मिले तो आप अपने मोबाइल से क्विज दे लो, कुछ वेबसाइट पर आर्टिकल आए हुए हैं उनको पढ़ लो, कुछ चीज़ें डायरेक्ट हिट कर जाती हैं, तो यहाँ से 20% प्रिपरेशन आपकी ऑब्वियसली हो सकती है। आप इस चीज़ को जब एक्सेप्ट करोगे, जब आप इस चीज़ पर फोकस करोगे, ट्राई करोगे, तभी दोस्तों इनका एक्चुअल मज़ा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखो, सिलेबस को आप नोट करके A4 शीट उठाओ और जो जो टर्म मैं बोल रहा हूँ इसको नोट करके अपनी डेस्क पर, अपनी कॉपी में, अपनी फाइल में लगा लो, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को करना है। मैं इतना एनर्जी पोटेंशियल आपके लिए इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जॉब करने के साथ साथ में, अगर आप इस तरीके की जॉब के लिए अगर आप एक सोच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर आप इससे 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरा काम ये है कि आपको एक राइट डायरेक्शन, एक अप्रोच बताना कि हाँ यार आप कर सकते हो, आप जॉब के साथ भी ये काम कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से करना है ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली करना तो आपको ही है। तो आ जाओ सिलेबस के ऊपर। अब देखो, रीजनिंग का सिलेबस नोट कर लो। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट, ये चीज़ें क्या है दोस्तों, ये आप खाली टाइम जब आपको मिले तो इसमें क्या है, आप अपना माइंड लगाते रहो, इनको क्रैक करने के तरीके देखो। अब जैसे सेटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि जब आप इस चीज़ को क्वेश्चन करोगे तो 8 लोग बैठे हैं सर्किल में, उनके डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, और डॉक्टर के सेकंड राइट में इंजीनियर बैठा है, इंजीनियर पी है, क्यू है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक सिंगल लाइन है जिसमें 12 लोगों को बैठाना है, सबका फेस नॉर्थ है। तो ये जो आपने देखा होगा, कुछ लोग जो कैट MBA वगैरह की प्रिपरेशन जिन्होंने की होगी तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे, या फिर आपके कॉलेज के प्लेसमेंट टाइम पर भी ये चीज़ें आई होंगी। तो अब हमें बैंक के लिए कैसे तैयारी करनी है कि कोई भी बुक, आप जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ, आप उस बुक या मेटेरियल में से उठाओगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस जितनी करोगे, मोर प्रैक्टिस यू विल गेट मोर मार्क्स, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। तो ये 2 ऐसे फंडे हैं जिसमें आपका जनरल माइंड वर्क करता है। अब कोडिंग, डिकोडिंग तो यार ये तो जनरल चीज़ है कि, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उनको जरूर बनाओ, ताकि आपको एक सेट आइडिया लग जाए कि क्या कोडिंग एग्जाम में आई थी और मैं कुछ इस तरह से पढूं ताकि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इनपुट आउटपुट तो बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए रहेगा, इसकी मैं बात करूंगा। मैंने वीडियोस बनाई हैं लगभग दोस्तों 6 से 7 वीडियोस मेरी यहाँ पर पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पर। तो आप लिखो इनपुट आउटपुट स्पेस करंट अफेयर्स फंडा या इनपुट आउटपुट स्पेस कैफ, CAF। तो कोई भी टॉपिक आप सर्च करो, उसके बाद कैफ लगा दो, आपको मेरा टॉपिक मिल जाएगा। आप तरीका मेरा जान सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपको टॉपिक कवर करा रहा हूँ। तो क्या है कि अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इनइक्वालिटीज़ के ऊपर भी मैंने बहुत वीडियो बनाई हैं और बहुत सारे टॉपिक जो हैं ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं। आप इसमें दोस्तों प्रीलिम्स को 100% कवर करके इवन मेंस तक के एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेंस में कभी पूछा आता है तो आप कोडेड वाला बना सकते हो यहाँ से। तो इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करो। देखो, जितना सिलेबस यहाँ पर मिल जाए तो आप वीडियो से कर लो, क्योंकि वीडियो में लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है,
तो बुक को पढ़ोगे, बुक थोड़ी बल्कि लगेगी, लेकिन बुक एक्सरसाइज के फॉर्मेट से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो कि वीडियो से क्वेश्चन को देख लो, जब खाली टाइम हो हेडफोन लगाया और वीडियो से देखकर की नोट्स जरूर बनाओ। देखो नोट्स प्रिपेयर करोगे तो दोस्तों आपको मजा आएगा। और खाली टाइम में आप अपने आपको, जैसे पूरे वीक में छुट्टी मिल गई तो उस दिन मैंने काफ़ी सारे लेक्चर फिनिश कर डाले, नोट कर लिए, अब तो मुझे केवल रिवाइज करना है। इस मेंटेलिटी के साथ जब आगे बढ़ोगे तब मज़ा आपको आएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट बेस्ड सीरीज होते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रैंकिंग डायरेक्शन पूछा जाता है, सेलोगिज्म्स पूछा जाता है, डेटा सफिशिएंसी और मिसेलिनियस, ये टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ और नई वीडियोस बनाने वाला हूँ सेलोगिज्म के लिए और ब्लड रिलेशन के लिए, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए। तो इनका मैं कंप्लीट एक पैकेज नया और लॉन्च करने वाला हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको इस चैनल पर वो मिल जाएगा। उसमें नए सेट होंगे, नए क्वेश्चन होंगे, और जो मैंने पुरानी वीडियोज़ बनाई हैं उसमें थोड़ी ऑडियो क्वालिटी और थोड़ा सा कम्युनिकेशन अप टू मार्क नहीं है, इस लेवल का नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक नई लेटेस्ट वीडियो दूँ ताकि नए क्वेश्चन जो आज आ रहे हैं उनको भी हम कवर कर पाएँ, ओके। अब आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। देखो क्वांट में आपको सिलेबस बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन आपको तब आएगा जब आपको ये अरिथमेटिक वाला पोर्शन समझ में आएगा। डेटा सफिशिएंसी तब आपको आएगी जब आपको अरिथमेटिक समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक आप पढ़ने पड़ेंगे। एग्जाम के लेवल देख लो, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए वैसे क्वेश्चन बना लो। क्वाड्रेटिक दोस्तों आप हमारी वीडियोस से देख लो, आपके 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। 5 मार्क्स का है तो 5 में से 5 आएंगे। 100% एक्यूरेसी के साथ आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ आप और ध्यान रखो कि नंबर सीरीज के मैंने लगभग दोस्तों 15 से 20 वीडियो बनाए हैं। हर एक पेपर के नंबर सीरीज को मैं बना देता हूं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो नंबर सीरीज को भी आप सॉल्व करो। अब अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इनके क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए, इनको भी बना लो। एक बार आइडिया लग जाएगा फिर पेपर सेट को सॉल्व करना। देखो अप्रॉक्सीमेशन और आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें क्या है, आपका बोर्ड मास मैक्सिमम लेवल तक वर्क करता है। बोर्ड मास है, परसेंटेज निकालना है, और आपका प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीज़ें आपकी फास्ट हैं तो आप इस चीज़ को पूरा कर सकते हो। अरिथमेटिक में क्या है, एजेस का कंसेप्ट है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हैं, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, बोट एंड हिस्ट्री में SI CI, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस और पार्टनरशिप। तो एक बुक ले लो, M टायरा पब्लिकेशन की बुक आती है, क्विकर मैथ्स। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप लिंक डाउनलोड कर सकते हो, ओके। लिंक से आप बुक को परचेस कर सकते हो, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या, आपके स्पॉट द एरर, मतलब कि एक सेंटेंस लिखा होता है, उसमें आपको पता करना होता है कि राइट या रॉन्ग क्या है, तो आप उस चीज़ को सॉल्व करोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जो रीडिंग कंप्रेंशन है वो आपको बनाना होगा। ये आपका न्यूज़पेपर से पूछा जाता है, एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है, अनसीन पैसेज जो आपके स्कूल डेज में होता था, उस पर बेस्ड जो प्रश्न होते थे, क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 3, तो आप इनको वहाँ पर बना सकते हो। पैराजंबल में क्या होता है कि एक आपको लगभग जैसे ABCDE ये 5 सेंटेंस दिए हैं और ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, मतलब कि एक ये ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर क्या करना है आपको, इनको एक तरीके से ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी होती है। तो ये सब क्या है कि आपके रीडिंग स्किल्स पर, आपके कनेक्शंस, जो आप क्रोनोलॉजी सेट करते हैं स्टेटमेंट को कि यार ये वाला सेंटेंस है, इसके बाद ये आएगा, फिर कंजक्शन लगेगा। तो जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करते हो, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर से ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। क्लॉज टेस्ट में क्या होता है कि एक बड़ा सा पैसेज होता है जिसमें जैसे एक लाइन लिखी, फिर एक ब्लैंक दे दिया, फिर लाइन लिखी, फिर ब्लैंक दे दिया, तो मतलब जगह जगह पर ब्लैंक्स आपके खूब सारे दे दिए। और फिर जब आपके ऑप्शंस होंगे, पहले ऑप्शन में 5 ऑप्शंस दिए होंगे, तो बेस्ट सुइटेबल ब्लैंक यहाँ पर कौन सा आएगा। तो ये आपका जब वोकैब पार्ट बहुत अच्छा है, आपकी ग्रामेटिकल या फिर सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, सेंटेंस के टेंस को आप जज कर सकते हो, तो आप इनको बना सकते हो। अब फिल इन द ब्लैंक्स क्या है कि आपको डबल और सिंगल फिलर भरने होंगे। तो जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तब आप ये चीज़ें आ जाएंगी। इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैं आपको बताऊं क्यों न्यूज़पेपर की रीडिंग बेस्ड रहता है पूरा का पूरा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत स्मार्ट हो, 8-12 को पढ़ रहे हो टाइम टू टाइम पर, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, और बुक ले लो, बुक में जो प्रैक्टिस सेट दियो उनको बनाओ, और ग्रामर के बेसिक रूल एक बार पढ़ लो। प्रीपोजिशन कैसे काम करता है, एडजेक्टिव कैसे करता है, एडवर्ब कैसे करता है। यार देखो आपको तो बहुत स्पीड से चीज़ों को करना होगा, क्योंकि आप ये सोचो कि मैं एक लॉजिकल वे में इस तरह से चलूँ कि आज मैं नाउन का एक पार्ट करूँगा, कल मैं नाउन का दूसरा पार्ट करूँगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको क्या है, एक मॉड्यूल एक दिन में निपटाना पड़ेगा। क्यों? प्रैक्टिस पर ज़्यादा टाइम आपको देना होगा, और अपने सिलेबस को जितनी जल्दी आप फिनिश कर पाओ उतनी जल्दी कर लो, क्योंकि फिर रिवीजन के टाइम आप रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं बन रहा है, बुक उठाई, रिवाइज करा, फिर क्वेश्चन बना लिया, ये फंडा फॉलो करो।
अब न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने हैं, उसके अंदर क्या पढ़ना है। देखो एक न्यूज़पेपर आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर है, ये आप ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों का ई पेपर आपको इंटरनेट पर मिल सकता है, या फिर आप घर पर न्यूज़पेपर मंगाओ। और इसमें दोनों में एक सेक्शन आता है एडिटोरियल। एडिटोरियल में क्या होता है, जो भी जर्नलिस्ट होते हैं, संपादक होते हैं, न्यूज़ एडिटर होते हैं, वो अपनी राय रखते हैं जो करंट टॉपिक होता है उसके ऊपर। जैसे आप अभी देखो जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, 66 न्यू आइटम्स के ऊपर अपने रेट्स को फिर से जस्टिफाई किया है। तो क्या है कि आप इस पे आर्टिकल देख सकते हो, जीएसटी है क्या, पूरा मैटर समझ सकते हो, जीएसटी की प्रपोज रेट क्या है, जीएसटी काउंसिल में कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो करंट अफेयर्स भी यहाँ पर मिल रही है, ग्रामर भी मिल रहा है, रीडिंग कंप्रेंशन भी मिल रहा है, और एक आपको वोकैब भी मिल रही है। काफ़ी सारी चीज़ें एक पैसेज पढ़ने से कवर हो रही हैं। तो इनको डेली बेसिस पे पढ़ो। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहा है तो आप करंट अफेयर्स बंडा वेबसाइट पर जाओ, और यहाँ पर आपको 2 एडिटोरियल मिलेंगे, एक द हिंदू का मिलेगा, एक आपको इकोनॉमिक टाइम्स का मिलेगा। दोनों हम इकोनॉमी बेस्ड पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में हर दिन जो भी एग्जाम आपका हो रहा है उसमें सब कुछ इकोनॉमिक तरीके से पूछा जाता है। पूरा पैसेज इकोनॉमिक होता है। चाइना की इकोनॉमी पे डिस्कशन पूछ लेंगे, इंडिया की इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी, इस पर पूछ लेंगे। तो आप क्या करो, इकोनॉमिक बेस पढ़ो। अब वो क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछाएगा कि विक्रमादित्य की स्टोरी दे दी और उस पर आपके 5 प्रश्न रीडिंग कंप्रेंशन में पूछ लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ अब क्या है कि बिल्कुल एकदम ग्रोथ, जो इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो भी एजेंडेज हैं, जो एक तरीके से एक इकोनॉमिक टर्म्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा था, लास्ट से 4 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा था। तो एक मैगजीन आती है बीएससी सर्विसेज क्रॉनिकल के नाम से, तो 1 मंथ की मैगजीन ले लो। लगभग इसमें होते हैं 70 या 60 पेज होंगे, 50-60 पेज होते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लो, और इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, पीओ के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे। इनको आप सॉल्व भी कर सकते हो, सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो फ़ायदा आपको होने वाला यहाँ पर है। और न्यूज़ को आप डेली न्यूज़ पढ़ पा रहे हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अपॉइंटमेंट किसका हुआ, कोई अभी हाल ही में रिसेंटली कोई फेमस पर्सनालिटी जिसका डेथ हो गया, नेशनल न्यूज़ में कौन आया, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ब्रांड एम्बेसडर जो है, स्पोर्ट्स, बैंकिंग की टैगलाइन, कैपिटल करेंसी, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कोई जैसे मोदी जी कहीं की यात्रा पर गए तो आप वहाँ से क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। पीएम की विजिट नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स और फाइनेंशियल टर्म्स, ये 3-4 चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको दोस्तों ध्यान देना जरूरी है। तो इनके ऊपर मैं लाइव आपके लिए क्लासेस भी देता हूं, जैसे कि वीक में 2 क्लासेस मैं निकालता हूं। तो उसमें मैं डिस्कशन करता हूं क्या नई न्यूज़ आई, कौन सा ऐप लॉन्च हुआ, या मिनिस्ट्री ने ये सर्विस क्या लॉन्च की, कौन से देश के साथ क्या एमओयू हुआ, मोदी जी कौन सी यात्रा पर अभी गए। तो ये सब चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। फाइन। कंप्यूटर वालों के लिए मैं आपको बताऊँ कि एक आप क्या करें, ल्यूसेंट की बुक आती है, आप उसको ले लें, या फिर बीएससी की भी, बीएससी पब्लिकेशन है ये, और ल्यूसेंट भी एक राइटर है, पब्लिकेशन है, तो आप इसकी बुक ले लो। कंप्यूटर की बुक आती है जिसमें बैंक पीओ के क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको एक बार रीडिंग कर लो, आपको फिर बैंक में क्वेश्चंस जो आएंगे वो हो जाएंगे। अब जैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री, फैक्ट्स तो आपको ये नहीं याद होंगे, लेकिन आपको बेसिक पता होगा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटाबेस क्या है, कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये सब चीज़ें क्या है। ठीक है, लैन मैन बैन क्या है, टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, नेटवर्किंग में ये चीज़ें पढ़ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, यूनिक्स, लाइनिक्स, इनके फीचर पढ़ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, इनके क्या वर्क होते हैं, इंटरनेट की थ्योरी, कंसेप्ट क्या है, क्या वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, कहाँ कहाँ पर क्या काम करता है, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकर, ये सब चीज़ें, हैकिंग टूल्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो आपको जब ये बेसिक फिनोमेना पता होगा तब आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। एमएस विंडोज़, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है पावर पॉइंट में, मैक्सिमम जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, फॉन्ट का नेम क्या होता है। ठीक है, क्या ये ऑप्शन कहाँ पर मिलता है फॉर्मेटिंग में, और अगर आपको बैकग्राउंड पर बॉटम मार्क लगाना है वो किस ऑप्शन में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ ले आते हैं, तो इनकी बेसिक चीज़ों को भी आप कर लें। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और, जो लोग एसओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो ग्रेजुएशन के टाइम पर किसी कैंडिडेट ने एमसीए किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, अगर उसने डीबीएमएस पढ़ा है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना होगा। डेटा माइनिंग के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाइनरी, बी ट्री, ठीक है,
और आपका स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, सी बेसिक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, सी के कोड पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी का एग्जाम होता है वहाँ पर पूछे जाते हैं। बैंक पीओ में ये टर्म नहीं पूछी जाती हैं, तो वो लोग बिल्कुल न डरें। बैंक पीओ में यही सिलेबस पूछा जाता है जो मैंने यहाँ पर इस वाले पार्ट में डिस्कस किया है। ये तो मैं एसओ वालों के लिए बता रहा हूँ। तो जो आपने पढ़ा था एक उसका छोटा सा पार्ट पूछा आता है, तो आप उसको कर लें। और मैं कोशिश करूँगा कुछ लेसन्स आपके लिए यहाँ पर दे पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस और क्रिप्टोग्राफी, सी, डेटा माइनिंग के पेपर का डिस्कशन तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर कर लूँ, क्योंकि कंसेप्ट आप लोग बुक से पढ़ सकते हो और मैं इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा। ओके, और आने वाले फ्यूचर में दोस्तों ज़रूर करूँगा। अब टाइम टेबल की देखो बात अगर मैं करूँ तो सीधी सी बात है, एक कोड बहुत ही फेमस है कि अभ्यास किसी भी जटिल काम को आसान व नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है। तो मतलब ये कहना चाहिए कि प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट टफेस्ट वर्क है, उसको आसान बना देगा। और आपको लगता है कि यार बैंक में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना नामुमकिन है आज के टाइम पर, तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस उस लेवल की कर रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों में से ही होना है, तो टाइम टेबल आप बनाओ रेगुलर बेसिस पर, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, और फ्राइडे। ये 5 दिन यहाँ पर ही हो गया, वीकेंड में सैटरडे और संडे। ठीक है, मैं ये मानता हूँ 2 to 3 आवर्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो एक वीक में लगभग आप 10 to 15 आवर्स आप दे रहे हो। ठीक है, एक वीक में, और 4 वीक होते हैं, तो आप देख लो लगभग आपने 40 से 50 घंटे की पढ़ाई, 50 घंटे के आसपास की पढ़ाई आपने कर ली। ठीक है, 4 मंथ आपके पास हैं, 200 घंटे हुए दोस्तों। मैं ओवरली बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। मैं कह दूँ अगर रेगुलर एस्पायरेंट है उसके लिए तो 24 घंटे होते हैं, वो तो एक वीक में ही आपसे ज़्यादा कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो क्या सब कुछ थोड़ा ना कर पाता है। तो आप ये देख के चलो कि आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम क्वालिटी पर निकालो। वीकेंड में जो टाइम मिल रहा है यहाँ पर आप 8 घंटे की सर्विस दे लो अपने आप को। सर्विस देने का मतलब है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना फ़ायदा आपका होने वाला है। किसी दिन छुट्टी हो गई आपकी, या आपने लीव ले ली, प्रिपरेशन लीव ले सकते हो, जो भी आपका सेटिंग हो, जो आपका फंडा हो, जैसे भी आप बंक मारना चाहो, तो आप अपनी एग्ज़ाम जब आ जाएँ तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा करके आप अपने टाइम को वहाँ पर मैनेज कर सकते हो। और एक बार जॉब लग गई तो फिर कोई पंगे नहीं है। ओके, तो अब यही मेरा ये कहना है कि आप किसी भी तरीके से अपने रेगुलर टाइमिंग में से 2 to 3 आवर्स निकालो, और हर एक सब्जेक्ट को पहले तो सिलेबस को नोट कर लो। और जैसे आज आपने मैथ्स कर लिया तो कल आप रीजनिंग कर लो, फिर आप इंग्लिश कर लो। लेकिन जिस दिन आप रीजनिंग कर रहे हो उस दिन आप मैथ को रिवाइज जरूर करो। जिस दिन आप इंग्लिश कर रहे हो उस दिन आप 15 मिनट देकर मैथ को रिवाइज करो, रीजनिंग को रिवाइज करो, ताकि सबका सब क्या है ट्रैक पर रहे। ऐसा मत हो कि आप पूरे वीक में मैथ आज पढ़ी और 5वें दिन फिर मैथ का नंबर लग रहा है, जो पढ़ा है उसी पढ़ने में पूरा दिन निकाल डाला। यार हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहोगे, 10-10, 15-15 मिनट दे लो, जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एटलीस्ट माइंड में हिट तो करती रहेंगी। और बाकी सैटरडे संडे जो है उसमें तो आप अपना पूरा पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब कुछ लोगों की ये शिकायत होगी कि सर मेरी जो वर्किंग आवर्स है मेरे 10 घंटे के हैं और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। यार फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आप एक कोडर हो, आप कोडिंग की जॉब कर रहे हो और किसी नॉन एमएनसी में काम कर रहे हो, तो अगर आपका टाइमिंग जो है रात को 10 बजे तक भी आपका बॉस आपको रोक ले रहा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं बहुत ही जेन्युइन कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप 10 to 6 का वर्क कर रहे हो तो उसके बाद आप आकर अपने आप को थोड़ा फ्रेश करके और फिर आप 2-3-4 घंटे पढ़ सकते हो, फिर रात में टाइम पर सो सकते हो और आप अपने आप को कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ में लेकिन करना आपको ही है। एक डेडिकेशन अंदर लाओ, पॉजिटिव एनर्जी लाओ और अपने आप रास्ते बनने चालू हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि एक बार सिलेबस को नोट करके रख लो और फिर थोड़ा सा एक दो बुक का मटेरियल ले लो, ठीक है, और कहीं से पीडीएफ ले लो। इंटरनेट पर इतनी सारी वेबसाइट है, इतना सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कोई भी बुक है सर्च मारो पीडीएफ के नाम से, आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। वेबसाइट्स हैं तो उनसे कंटेंट लो यार, मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए। लेकिन आप जब ट्राई नहीं करोगे तो कोई ऐसी टैबलेट नहीं है कि आपको मैंने दे दी, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, आप प्राइवेट करते हुए आपकी जॉब लग जाए। आप ध्यान रखना, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसका प्राइवेट नौकरी के साथ साथ में उसने गवर्नमेंट जॉब निकाल दिया होगा, बैंक में उसका सिलेक्शन हो गया होगा, तो ऑब्वियसली आप उससे मिलो, उससे पूछो यार तूने मैनेज कैसे किया अपना टाइम। एक बार ये बता कि मैं जब इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ तो कितना टाइम दूँ, या फिर एग्ज़ाम का लेवल टफनेस कैसे करूँ, कैसे क्या, उसकी स्ट्रेटजी जानो। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट वो किस तरीके से काम करता था। तो आप कुछ कुछ करके उससे सीख सकते हो। लेकिन मैंने आपको जो इस वीडियो में बताया है, तो इससे क्या है कि आपको ऑब्वियसली फ़ायदा मिलने वाला है। आप इस
पूरे इसको प्लेटफॉर्म को परफॉर्म करके देखो, आपको दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक क्वांट के जो लेसन्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। IBPS PO का पूरा पैकेज जो वीडियो के फॉर्मेट में है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी ऐसे दोस्तों जो तैयारी करना चाहते हो उनको आप इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर एट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।